बॉलीवुड के दबंग यानी सलमान खान और 1998 का काला हिरण शिकार मामला एक ऐसा चैप्टर जो कभी सलमान खान का पीछा छोड़ता दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन इस बार कहानी किसी पुराने केस की नहीं बल्कि एक नई फिल्म की है जिसका नाम है काला हिरण द बैटल फॉर लेगेसी। फिल्म के प्रोड्यूसर अमित जानी ने टीजर रिलीज किया, विवाद खड़ा हुआ, मामला दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट ने सलमान खान को बड़ी राहत देते हुए सारा कंटेंट इंटरनेट से हटाने का आदेश दे डाला। लेकिन अब यह कानूनी लड़ाई देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक जा पहुंची है। प्रोड्यूसर ने हाई कोर्ट के आदेश को वहां पर चुनौती दी। प्रोड्यूसर ने क्या कहा आपको वो भी बताते हैं। सलमान खान ने फिल्म पर क्या क्या गंभीर आरोप लगाए ये भी आपको बताएंगे। पर्सनालिटी राइट्स क्या है और हाई कोर्ट ने प्रोड्यूसर को आखिर क्यों फटकार लगाई थी। प्रोड्यूसर अमित जानी अभिव्यक्ति की आज़ादी का ढिंढोरा क्यों पीट रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट तक इसे लेकर के क्यों चले गए हैं। सारे सवालों का जवाब आपके जहन में कौल रहा होगा। आप सोच रहे होंगे इनका जवाब आखिर क्यों नहीं मिल पा रहा है, लेकिन हम भी इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे इस वीडियो में। दरअसल मामले की शुरुआत फिल्म के टीजर और पोस्टर सामने आने के बाद हुई थी। सलमान खान ने सीधे दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। सलमान की लीगल टीम ने जो दलीलें दी वो काफ़ी हैरान करने वाली थी। क्या दलीलें थी आपको वो बताते हैं, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। दरअसल सलमान खान की याचिका में मुख्य रूप से 3 बातें रखी गई थी। कौन सी? पहली बात थी पहचान का गलत इस्तेमाल। सलमान के वकीलों का कहना था कि फिल्म में जो लीड एक्टर लिया गया है उसकी कदकाठी और चेहरा जानबूझकर सलमान खान जैसा दिखाया गया। लोगों को बताने की कोशिश की गई कि ये पूरी मूवी सलमान खान के ऊपर जो है वो बेस्ड हो सकती है। दूसरा क्या था? ट्रेडमार्क ब्लू ब्रेसलेट का। आपने देखा होगा सलमान खान अपने हाथ में एक ब्रेसलेट पहनते हैं ब्लू कलर का जिसका पेंडेंट है। फिल्म के किरदार को वही मशहूर नीला फिरोजी ब्रेसलेट पहना दिखाया गया जो सलमान खान का पहचान बन चुका है। जो भी वो ब्रेसलेट पहने देखता है तो लगता है कि सलमान खान का तो फ़ैन होगा और या उनसे प्रभावित होकर के पहन रहा है, और इसी को उन्होंने चुनौती दी। तीसरा पॉइंट ये है पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर के। दरअसल सलमान की तरफ से तर्क दिया गया कि उनकी छवि और नाम का इस्तेमाल बिना उनकी परमिशन के किया गया। व्यावसायिक फ़ायदा और उन्हें बदनाम करने की इससे कोशिश की जा रही है और व्यावसायिक फ़ायदा लेने की कोशिश, जबकि वे काला हिरण से जुड़े ज़्यादातर मामलों में कानूनी रूप से राहत पा चुके हैं। जब यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने इस पर बेहद सख्त को अपना लिया था। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज ने प्रोड्यूसर अमित जानी की रवैये पर नाराज़गी जताई और साफ शब्दों में कहा कि कोई भी खुद को कानून से ऊपर नहीं समझ सकता। अमित जानी के वकील ने दलील दी कि यह सिर्फ एक टीज़र है और इससे सलमान के अधिकारों का कोई हनन नहीं हुआ है, लेकिन कोर्ट इस दलील से संतुष्ट नहीं हुआ। कोर्ट ने आदेश दिया कि फिल्म से जुड़ा जितना भी प्रमोशनल विवादित कंटेंट जो भी पोस्ट किया गया है सब कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा लिया जाए, वो भी तुरंत। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद ऐसा लगा कि मामला शांत हो गया होगा, लेकिन प्रोड्यूसर अमित जानी पीछे हटने के लिए तैयार ही नहीं थे। उन्होंने पीछे हटने से मना कर दिया और अब वो पहुंच चुके हैं सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर। अमित जानी की सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका का मुख्य आधार क्या है आपको वो बताते हैं, एक एक करके बताते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच, और ये मुद्दा लेकर के अमित जानी पहुंच चुके हैं सुप्रीम कोर्ट और यहीं पर पेच फंस चुका है। अमित जानी का कहना है कि एक फिल्म मेकर के रूप में उन्हें समकालीन घटनाओं या वास्तविक विषयों पर आधारित कहानियां कहने का संवैधानिक अधिकार मिलता है जो उनसे छीना जा रहा है। दूसरा क्या है? सेंसरशिप का आरोप। उनका तर्क है कि फिल्म के पूरे कंटेंट को जाने बिना केवल टीजर के आधार पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा देना कहाँ तक सही है भाई। तीसरा पॉइंट क्या है? अंतरिम रोक की मांग। प्रोड्यूसर ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि दिल्ली हाई कोर्ट के सोशल मीडिया कंटेंट हटाने वाले आदेश पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए। देखिए अब यह मामला सिर्फ सलमान खान या एक फिल्म का नहीं रह गया है, बल्कि यह भारतीय कानून के 2 बड़े सिद्धांतों की सीधी टक्कर बन चुका है। एक तरफ है पर्सनालिटी राइट्स, यानी किसी भी सेलिब्रिटी के नाम, आवाज़, चेहरे, उनके यूनिक स्टाइल जैसे सलमान का ब्रेसलेट हो गया को उनकी अनुमति के बिना कॉमर्शियल इस्तेमाल के लिए नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। हाल के सालों में आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन और अनिल कपूर जैसे सितारों ने भी अपने पर्सनालिटी राइट्स को सुरक्षित करने के लिए कोर्ट से ऐतिहासिक आदेश लिया था। जैसे उन्होंने अनिल कपूर ने जो डायलॉग्स बोलते हैं उसको लिया था, अमिताभ बच्चन की स्टाइलिंग को लेकर के लिया गया था। तो वहीं दूसरी तरफ हो गया अनुच्छेद 19(1)(a) जो हर नागरिक और फिल्म मेकर को बोलने और रचने की आज़ादी देता है।
अदालत के सामने सवाल यह है कि एक व्यक्ति की निजी प्रतिष्ठा और एक आर्टिस्ट की अभिव्यक्ति की सीमा कहाँ खत्म और कहाँ से शुरू होती है। ये दोनों पेच फंस चुके हैं। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं कि क्या शीर्ष अदालत हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखती है या प्रोड्यूसर को राहत दे देगी। लेकिन क्या आपके दिमाग में आया कभी कि फिल्म काला हिरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची यह जंग आखिर किस नींव पर खड़ी है। इसे समझने के लिए आपको लगभग 28 साल पहले जाना होगा, 28, 29, 30 साल पहले जाना होगा। राजस्थान के जोधपुर की उस खामोश रात में जाना होगा आपको, जिसने बॉलीवुड के इतिहास और सलमान खान की ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। सितंबर अक्टूबर 1998 का वक्त था। फिल्म हम साथ साथ हैं कि शूटिंग जोधपुर के पास ही चल रही थी और पूरा क्रू वहाँ पर मौजूद था। आप अगर फिल्म को देखेंगे तो उसकी ज़्यादातर शूटिंग राजस्थान में हुई थी। लेकिन 1 और 2 अक्टूबर की दरमियानी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने देश के सबसे चर्चित वाइल्ड लाइफ और क्रिमिनल केस को जन्म दे दिया। काला हिरण शिकार मामला। जोधपुर के पास कंकाड़ी गांव में 2 काले हिरणों के शिकार की खबर जैसे ही फैली, बिश्नोई समाज सड़कों पर उतर आया। इस मामले में सिर्फ सलमान खान ही नहीं बल्कि उस समय के कई बड़े सितारे नामजद हुए। आइए आपको बताते हैं उस वक्त कौन कौन से इस मामले में आरोपी बनाए गए थे। पहला तो था सलमान खान, मुख्य आरोपी माने गए, जिन पर जिप्सी चलाते हुए काले हिरण पर गोली मारने का आरोप था, यानी शिकार करने का आरोप था, और अवैध हथियार यानी कि आर्म्स एक्ट रखने का भी इन्हें आरोपी माना गया था। दूसरे नंबर पर आते थे सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे। ये 7 कलाकार थे जिन पर आरोप था कि वे शिकार के वक्त जिप्सी में मौजूद थे। सलमान खान को ये उकसा रहे थे उन्हें रोकने के बजाय। तीसरा था दुष्यंत सिंह, स्थानीय गाइड माने जाते हैं, और दिनेश गावरे जो जिप्सी ड्राइवर था, जिन पर शिकार में मदद करने का आरोप लगा था। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद देखिए 2018 में जोधपुर ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुनाया था। सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे को तो सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था। दूसरी तरफ सलमान खान को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए 5 साल की जेल और 10,000 रुपये का लगभग जुर्माना लगाया गया था और सज़ा सुनाई गई थी। हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी। अब यह पूरा मामला केवल एक कानूनी उल्लंघन तक सीमित नहीं रह गया था। आप इसे समझिए, इससे भावनाएं जुड़ी थी, इससे लोगों की जो इमोशंस थे वो जुड़े हुए थे। इसने एक समाज की सदियों पुरानी धार्मिक और पर्यावरणीय आस्था को सीधे तौर पर चोट पहुंचाई थी। मैं बात कर रही हूँ बिश्नोई समाज की। बिश्नोई समाज पर्यावरण और वन्यजीवों की रक्षा के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। बिश्नोई पंथ के संस्थापक गुरु जम्भेश्वर जी ने 29 नियम दिए थे, जिनमें जीवों पर दया करना और हरे पेड़ों जानवरों की रक्षा करना सबसे प्रमुख था। बिश्नोई परंपरा में काले हिरण को उनके गुरु जम्भेश्वर जी का अवतार और बेहद पवित्र माना जाता है। इस समाज की महिलाएं इतिहास में अनाथ हिरण के बच्चों को अपने बच्चों की तरह स्तनपान कराती हुई नजर आती हैं। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखते हैं, अभी भी हमें ये तस्वीरें मिलती हैं कि काले हिरणों से, जानवरों से, हरे पेड़ों से बिश्नोई समाज को कितना प्यार है। और वहाँ की जो महिलाएं हैं वो जो अनाथ हिरण हो जाते हैं, जिनकी माएँ इस दुनिया से चली जाती हैं, उन हिरणों को स्तनपान कराती हैं। आज की डेट में भी वो तस्वीरें हमें मिलती हैं। और इसी वजह से जब 1998 में शिकार की खबर आई तो बिश्नोई समाज ने इसे अपनी आस्था पर सीधा प्रहार माना और कानूनी लड़ाई को अंजाम तक पहुँचाने के लिए पूरी ताकत उन्होंने झोंक दी। समय बीतता गया लेकिन इस केस की आँच ठंडी नहीं हुई। साल 2018 के आसपास इस मामले में अंडरवर्ल्ड और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री होने लगी, जिसने इसे एक खतरनाक मोड़ देना शुरू कर दिया। जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने खुले तौर पर सलमान खान को निशाना बनाने की बात कही थी। उसने कई इंटरव्यू और पुलिस पूछताछ में ये बातें भी रखी जो बातें थीं। पहला तो जोधपुर में मारेंगे, ये बिश्नोई की तरफ से कहा गया था, लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से, कि 2018 में कोर्ट पेशी के दौरान लॉरेंस ने पहली बार दरअसल ऑन कैमरा ये कहा था कि हम सलमान खान को जोधपुर में ही मारेंगे। तब सबको पता चलेगा कि बिश्नोई समाज कितना ज़्यादा अपने हिरणों से प्यार करता है, अपनी मिट्टी से प्यार करता है, अपने उन नियमों से प्यार करता है। दूसरी थी माफ़ी की शर्त। लॉरेंस बिश्नोई और उनके गिरोह का कहना था कि सलमान खान ने बिश्नोई समाज की आस्था को ठेस पहुँचाया है। उसने शर्त रखी थी कि या तो सलमान राजस्थान के नोखा स्थित मुक्तिधाम मुकाम बिश्नोई समाज का जो सबसे बड़ा तीर्थस्थल है वहाँ जाए, समाज और भगवान के सामने माथा टेके, नाक रगड़े, सार्वजनिक माफ़ी मांगे, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। तीसरा था सुरक्षा संकट। इस विवाद के चलते मुंबई में सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग की घटनाएं हुई।
जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार को सलमान की सुरक्षा बढ़ाकर Y+ कैटेगरी करनी पड़ी और 1998 की उस एक रात ने, अब देखिए, कानून, आस्था, सिनेमा और क्राइम सिंडिकेट का एक ऐसा उलझा हुआ जाल तैयार कर दिया है जो आज 2026 में भी बदस्तूर जारी है। और यही वजह है कि जब आज कोई डायरेक्टर काला हिरण के नाम पर फिल्म बनाता है तो वह केवल एक सिनेमाई प्रोजेक्ट नहीं रह जाता, बल्कि 3 दशकों से चले आ रहे विवाद, कोर्ट के फैसलों और सुरक्षा जुड़े तनाव को दोबारा से भड़का देता है, जन्म दे देता है। क्या आपको लगता है कि कानूनी मुकदमों के अलावा सलमान खान को बिश्नोई समाज के मंदिर जाकर यह विवाद हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहिए, माफ़ी मांग लेनी चाहिए? अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर दें।